उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना। अब बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकी मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। 67 एकड़ में 882 करोड़ की लागत से मां जानकी का भव्य मंदिर बनेगा। देखिए रिपोर्ट। मध्य में राम, मिथिला में जानकी धाम। सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के लिए भूमि पूजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया भूमि पूजन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के बाद अब बिहार के सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। पुनौरा धाम में माता सीता के मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। पुनौरा धाम को मां सीता का जन्म स्थान माना गया है। पुनौरा धाम में 67 एकड़ में माता सीता का बनेगा भव्य मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह ने किया मां जानकी मंदिर का भूमि पूजन। 882 करोड़ रुपए की लागत से मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण। भूमि पूजन पर तीर्थ स्थलों से मिट्टी और कई नदियों के जल मंगवाए गए। 21 तीर्थों की मिट्टी और 11 नदियों के जल से भूमि पूजन। 11 महीने में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण का लक्ष्य। वैसे पुनौरा धाम में पहले से भी माता सीता का एक मंदिर स्थापित है। मां जानकी मंदिर के शिलान्यास पर मिथिला की महिलाओं ने लोक गीतों में अपनी खुशी पिरोई। महिलाओं ने मैथिली गीत गाकर मां सीता के जन्म और उससे जुड़ी कहानियों को याद किया। भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने मां सीता के मंदिर में पूजा की। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पूजा पर बैठे और गृह मंत्री ने मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी। मंदिर के लिए भूमि पूजन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एसआईआर के विरोध को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताएं लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से भी एसआईआर को लेकर राजनीति नहीं करने की अपील की। मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर पर भी बोले और आरजेडी और कांग्रेस पर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने का आरोप लगाया। ये लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मैं पूछने आया हूं, मिथिलांचल वाले ने, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। यहां पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं। सीतामढ़ी आए गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। साथ ही जानकी मंदिर के डिजाइन का अनावरण भी किया। बिहार में इसी साल चुनाव है, जिससे लेकर विशेष मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में इस मौके पर अमित शाह ने विरोधियों पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खास तौर पर दिल्ली से सीतामढ़ी जानकी मंदिर का भूमि पूजन करने पहुंचे। मां सीता का मंदिर भव्य बनने वाला है। 67 एकड़ में यह मंदिर बनेगी और 882 करोड़ की लागत से इस मंदिर का निर्माण होना है। अब जैसे ही सीतामढ़ी में मां सीता के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई, भूमि पूजन किया गया और दूसरी तरफ यह नारा लगने लगा कि अवध में राम, मिथिला में जानकी धाम। दूसरी तरफ आज जब जनसभा को संबोधन कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उस दौरान सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस, राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार पर निशाना साधा। साफ तौर पर पूछा कि एसआईआर का विरोध क्यों, किनको बचाना चाहते हैं, किनका नाम जोड़ना चाहते हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। अपने अतिथियों से पहले आपका परिचय करा दे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राफिया नाज जी जुड़ चुके हैं। राफिया जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ कांग्रेस से सुनील सिंह जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। चूंकि बिहार की बात है, आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के साथ। क्षितिज जी, सीधे तौर पर जब आधारशिला रखी गई जानकी मंदिर की, मां सीता के मंदिर की, नारा लगाया गया जय श्री राम का, माता सीता के नारे लगे और उसके बाद जब आज मंच पर थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा कि एसआईआर का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। देखिए, अवध में जब वो नींव रखा गया था तो आपने ही बताया कि लोग नारा लगा रहे थे अवध में राम और माँ जानकी वहाँ पर। तो अवध में जनता ने क्या किया, ये एक मैसेज भी अमित शाह जी के कानों पर वो पहुंचा दिए कि जिस तरह से हम आपको अयोध्या में हराए हैं, निश्चित तौर पर बिहार में भी उसी प्रकार का आपको पटका देंगे। दो चार सवाल जो बेबुनियाद आरोप जो जिसको कहते हैं वो गृह मंत्री जी ने लगाया और मुझे लगता है गृह मंत्री जी अगर इस प्रकार का आरोप लगाते हैं और लालू प्रसाद यादव जी से वो जवाब चाहते हैं, मुझे नहीं लगता लालू प्रसाद यादव जी इस प्रकार के बेतुके सवाल का जवाब देंगे। पहला सवाल वो कह रहे थे एसआईआर का विरोध क्यों, और उसमें कहा उन्होंने कि घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए और किसको जोड़ना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने सवाल पूछा। हम बताते हैं ना, हम जोड़ना चाहते हैं उन लोगों का जो कि आपकी सरकार में रोजगार जिनको नहीं मिला और वो पलायन किए और अपने राज्य को छोड़ने पर मजबूर हुए और दूसरे राज्यों में जाकर के वो लोग अपने रोजी और रोजगार के लिए दिन दिन भटक रहे हैं। हम उनको नाम जोड़ना चाहते हैं जिनका नाम कि आपने बहुत अच्छे से काट दिया है, उनका नाम जोड़ना चाहते हैं। दूसरी चीज, जब माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि घुसपैठिए का काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए, गृह मंत्री जी को एक बार सोचना चाहिए था कि जब आरटीआई दाखिल करके पूछा गया था कि गृह मंत्रालय के पास क्या कोई डेटा है कि देश में घुसपैठिए हैं या नहीं है, तो इन्हीं के मंत्रालय ने कहा था भाई साहब हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो घुसपैठिए कैसे आ गए भैया, आप इसका जवाब दे दीजिए। और क्या चुनाव आयोग, दूसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग के पास कोई भी संवैधानिक अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति का भारत के नागरिकता का प्रमाणित करे कि हाँ ये व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है? क्या चुनाव आयोग के पास ये वो है? तीसरा चीज, उन्होंने सवाल पूछा, कहा कि सिंदूर का विरोध कर रहे थे हम। मैं दावे और पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, क्या किसी नेता ने, कांग्रेस हो या आरजेडी हो या किसी ने हो, क्या सदन में किसी ने भी ऑपरेशन सिंदूर और सेनाओं का विरोध में एक शब्द कहा है? नहीं कहा है। आप ये घुमाते कैसे हैं, जनता को भ्रमाते कैसे हैं? उन्होंने कहा कि हमने सिंदूर का विरोध किया। माननीय आप संवैधानिक पद पे आप झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए था आपको, झूठ। हाँ, हम विरोध करते हैं, माननीय गृह मंत्री का विरोध करते हैं जिन्होंने ये जवाब दे ही नहीं दिया कि वो आतंकवादी भारत में कैसे आपके पास वो कैसे घुसे। वो ये जवाब नहीं देते हैं कि इतने दिनों तक आतंकवादी पूरे भारत में टहलते कैसे रहे हैं, वो टहल कैसे रह रहे थे भारत में। क्या वो दूसरा वो नहीं कर सकते, कर देते? अगर होता हो तो अनहोनी को कौन वो कर सकता, करता? आप कैसे वो टहल रहे थे? आपने ये जवाब, हम सवाल ये पूछ रहे थे कि पहलगाम होने के बाद आपने क्या सीखा और पुलवामा कैसे, पुलवामा के बाद पहलगाम कैसे हो गया? हम ये सवाल, और ये हमारा अधिकार है, ये जनता की सवाल है, जनता की सुरक्षा की सवाल है, तो वो सवाल पूछेंगे। चाहे उसके, अगर सवाल पूछने पर आप हमें देशद्रोही कहिए या कुछ भी कहिए, हमारी जनता जान रही है
और जब यह ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था आयुष जी, मैं खुद कह रहा था कि हम गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहते हैं, हम जवाबदेही अभी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बदला चाहिए और पूरा देश खड़ा था। और तब भी आपने सीज फायर क्यों किया? अगर ये सवाल हम पूछते हैं तो हम देशद्रोही कैसे, और हमने कैसे सिंदूर का विरोध कर दिया? आप ये हिंदू मुसलमान को लाना चाहते हैं। हम तो बोल रहे हैं ना कि क्या चुनाव आयोग के पास कोई संवैधानिक तरीका है? और एक सवाल जो बीजेपी के प्रवक्ता को यहां बताना चाहिए कि क्या चुनाव आयोग जिसको जिसको वोटर मानेगी, क्या उसी को बिहार का और देश का नागरिक माना जाएगा? क्या ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है क्या? क्योंकि गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए नहीं होंगे उनका वोटर में नाम नहीं होगा, तो सीधी सा बात होगा, जिनका नाम नहीं होगा वो घुसपैठिए हो गए। सीधा ना हो गया ना, ये वो घुसपैठिए हो गए। तो क्या हमारे झारखंड में रहने वाले, इस सवाल का जवाब हम भारतीय जनता पार्टी से ले लेते हैं, लेकिन बिल्कुल 30 सेकंड क्या झारखंड में रहने वाले हजारों वो ऑटो चालक, क्या उड़ीसा में रहने वाले हजारों लाखों की संख्याओं में, और वो 3 करोड़ लोग जो बिहार से दूसरे राज्यों में खाने और कमाने और अन्य की चिंता में घूमने कमाने के लिए गए हैं अपना परिवार को छोड़ करके, क्या वो घुसपैठिए हैं? क्या वो भारत के नागरिक नहीं? चलिए, इस सवाल का जवाब हम भारतीय जनता पार्टी से ले लेते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए। क्या माता सीता के मंदिर की जो आधारशिला रखी गई है उसका स्वागत करते हैं राष्ट्रीय जनता दल? बिल्कुल, मां सीता के आधारशिला का मैं स्वागत करता हूं। चुनाव के समय ही सही आपने इसका जीर्णोद्धार किया, आपने इसका शिलान्यास किया, हम इसका स्वागत करते हैं। और मां सीता का कौन विरोध कर सकता है? और श्री राम का कौन विरोध करता है? मां सीता और श्री राम का विरोध नहीं करते, लेकिन हां, अगर मां सीता का मंदिर बनेगा तो वहां पे आप जातिवाद मत कीजिएगा। मंदिर को आप गंगा जल से किसी के प्रवेश करने पे धुलवाइएगा मत, बस इतना ही हमको आपको कहना है। राष्ट्रपति को इसलिए ना आमंत्रित मत कीजिएगा क्योंकि वो एसटी हैं, तो इस प्रकार का अगर जघन्य अपराध करेंगे तो हम विरोध करेंगे। चलिए, ये तमाम सवाल जो उठाए गए हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, उनके हम जवाब ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। राफिया जी, देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेशक पहुंचे थे सीतामढ़ी में माता सीता के मंदिर की आधारशिला रखने, भूमि पूजन करने, लेकिन जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल आज फूंक दिए हैं। एक सवाल पूछा गया एसआईआर को लेकर, हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर निशाना साधा है, लेकिन सवाल है राष्ट्रीय जनता दल का ये कि क्या जिनके नाम हटेंगे वोटर लिस्ट से वो घुसपैठिए होंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि घुसपैठियों के नाम से ये आरजेडी और ये कांग्रेस को इतनी मिर्च क्यों लगती है, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप सोचिए कि ये भारतवर्ष हमारा घर है। अगर हमारे घर में कोई चोर घुसता है तो हम तो उसको लात मार के बाहर निकालेंगे, धक्के मार के बाहर निकालेंगे, ना कि अपने घर को दीमक की तरह खोखला करने देंगे, ना कि अपने घर के परिवार के लोगों के हक और अधिकार को दीमक की तरह चाट चाट के खाने देंगे। ये तो हम नहीं करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जो घुसपैठिए है, वो घुसपैठिए हम सभी के हक और अधिकारों का हनन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पंथ या किसी भी संप्रदाय से आते हो। उसमें किसी भी पंथ और संप्रदाय का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर मान लीजिए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में है, बिहार में है, झारखंड में है, तो उसको आइडेंटिफाई करना हमारा कर्तव्य होता है कि हम भी अपने आसपास में देखें, अवेयरनेस फैलाएं कि अगर कोई वैसे घुसपैठिए हमारी नजर में है तो जा करके हम पुलिस को इत्तला करें, जिससे कि उसके ऊपर जांच हो। पर ये जो आरजेडी है और ये जो कांग्रेस है ना, ये नहीं चाहती है कि वो घुसपैठियों को देश से उनके देश में वापस भेजा जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने उनको कोर वोटर बना करके रखा है, पर ये भूल गए हैं कि जो हमारे भारतवर्षी है, जिनका जन्म भारत में हुआ है, चाहे मैं हूं या मेरे जैसे अनेक भारतीय हो, उनके हक और अधिकार को खाने वाले ये घुसपैठिए हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई करना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि हमारी देश की जो सुरक्षा है, हमारी जो देश की इंटरनल सिक्योरिटी है, उसमें कोई हार्म नहीं पहुंचे। तो अगर आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है तो इसमें क्या गलत है? आइडेंटिफिकेशन होगा कि कौन भारतीय है, कौन भारतीय गैर भारतीय है, और उसके साथ ही साथ जो भारतीय होगा उनको अथॉरिटी दी जाएगी कि वो वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है कि वो वोट दे सकते हैं। तो इसमें क्या गलत है? फिर गैर भारतीयों को हम क्यों इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पे वोटिंग देने के लिए? आप विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं,
वहां आपको ग्रीन कार्ड मिलता है ना। आप अगर जाएंगे वहां अमेरिका में फॉर एग्जांपल, अगर आप वहां रहेंगे तो आप एक दिन में जा करके वहां वोट देना स्टार्ट नहीं ना कर देंगे। उसी तरीके से आपको ये समझना होगा कि राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं तो क्या राहुल गांधी वहां से वोट दे करके आते हैं? क्या लालू यादव वहां से वोट दे करके आते हैं? नहीं देते हैं ना। तो ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि गैर भारतीयों को यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा? और इसके साथ साथ मैं सुन रही थी कि ये बात कर रहे थे गंगा जल से धोने की। तो आप मुझे बताइए, आप जो मंच है क्षितिज जी, उस मंच को, जिस मंच में हमारे आदिवासी नेता चंपई सोरेन जी को आपके राहुल गांधी जी ने धक्का देकर के पीछे किया था, तब आदिवासी बेटे का अपमान नहीं हुआ था क्या? नहीं, ये वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो वायरल हुआ। देखिए, धक्का नहीं दिया था, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ था, मैं आ रहा हूँ क्षितिज जी, जो वीडियो वायरल हुआ था उसको मौजूदा भारतीय जनता पार्टी या फिर कह लें विपक्ष ने उसी तरह से देखा था। मैं एक और बात ये पूछना चाहूंगी कि जिस समय लालू यादव जी का शासन था उस समय क्या होता था? गिव एंड टेक पॉलिसी चलता था। गिव एंड टेक पॉलिसी क्या? जमीन दो एंड जॉब लो। तो जमीन दे करके जॉब लेने की जो पॉलिसी थी वो खत्म हो गई। तो क्या इस बात पे आरजेडी के पेट में दर्द हो रहा है, या फिर इस बात पे आरजेडी को दर्द हो रहा है कि लालू यादव की जब बेटी की शादी हुई थी तो आपको याद होगा कि किस तरीके से हर एक दुकानदारों के घर से सोफा सेट उठा लिया गया था। शोरूम वाले रोते फिर गलत बयानी, हर एक दुकानदारों के घर से ये सोफा सेट फिर गलत। ठीक है, देखिए इनको हम इन विषयों पर नहीं जाते। आएंगे क्षितिज जी आपके पास, तैयारी करके आइए ना, क्षितिज जी कुछ भी नहीं बोलिए क्षितिज जी। नहीं, ये क्या प्रमाणिक आ रहे हैं आपके पास, आएंगे आपके पास, आएंगे। उन विषयों पर नहीं जाते। देखिए, अभी वर्तमान में हो रही है एसआईआर पर बात, वोटरों की बात हो रही है, ये काफी गंभीर विषय है। देखिए, इन विषयों पर हम नहीं जाते, आते हैं इस पर, लौटते हैं। देखिए, मैं अपनी बात पूरा कर लूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार में डेवलपमेंट किया है वो किसी से छूटा नहीं है। इतने रोजगार वहां पे दिए गए हैं, शिक्षकों की भर्ती की गई है, आज वहां पे बेटियां आत्मनिर्भर है। अच्छा। उसका एग्जाम्पल बहुत सारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स है जो वहां पे उद्यमी है। आप देखिए मखाना को वहां पे एक अलग प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। मखाना बोर्ड बनाया गया है, लेकिन मखाना बोर्ड और अतीत की अगर हम बात कर लें तो चीनी मिल जो हुआ करते थे, तमाम इंडस्ट्रीज जो हुआ करते थे, उसको भी लाने की बात थी। उसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है। लौटेंगे आपके पास राफिया जी, हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। सुनील सिंह जी, आज सीधे तौर पर अपील भी की गई है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, और साफ तौर पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा गया है कि आप पहले जाकर इतिहास जानिए। आपके परनाना ने इसकी शुद्धिकरण की शुरुआत की थी, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की शुरुआत की थी, आप इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? आयुष जी, निश्चित तौर पर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अपना अधिकार की जानकारी नहीं है, और माँ सीता की मंदिर के निर्माण के लिए आज शिलान्यास करने गए थे, लेकिन उनका मकसद जो था वो बिल्कुल बिहार के विधानसभा चुनाव के संबंध में उनको अपनी बात रखनी थी। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। हमने 2024 के चुनाव के पूर्व में भी देखा कि भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण अधूरा रहते हुए किस तरह से हड़बड़ाकर उन्होंने मंदिर का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, करने का काम किया। तो हड़बड़ाहट और घबराहट में जो लिया गया निर्णय था उसका परिणाम हुआ कि प्रभु श्री राम एक न्याय पुरुष हैं, जो प्रभु श्री राम के रूप में जाने जाते हैं, और उनके अद्भुत गुणों का भगवान है वो, उनके गुण ही गुण हैं। न्याय करने वाले, दया का समंदर हैं, सत्ता से दूर रहने वाले, जाति पाति से दूर रहने वाले, सत्य और अहिंसा को मानने वाले प्रभु श्री राम। और उनके नाम पर जब राजनीति हुआ तो भगवान प्रभु श्री राम ने 302 से 240 पर लाकर रख दिया। और बिहार की धरती पर अमित शाह जी, आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ऐसा काम बिहार की धरती पर, विकास का काम, किसानों का काम, नौजवानों की रोजगार देने की बात, उद्योग लगाने की बात, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस विषय पर उनको चुनाव के लिए मुद्दा बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाया जाए। श्री अमित शाह जी ने जिस तरह की बातें कहने का वहां पर काम किया, जिस तरह की बात उन्होंने कहा है, ये स्पष्ट हो जा रहा है कि हताश और निराश अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हैं,
आपके अधीनस्थ आता है, हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आता है, बॉर्डर आपके अंदर आता है, और आप कहते हैं आप रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी की बात करते हैं। श्री लालू यादव जी और महागठबंधन पर आप आरोप लगाने का काम करते हैं। हमारी अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी, आपको यह जानकारी होना चाहिए कि गुजरात की धरती पर 1990 से आज वर्तमान तक भारतीय जनता पार्टी की 35 वर्षों की सरकार है, और वहां से 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम की घटना घटती है। उसके बाद चिन्हित करके 6500 बांग्लादेशी चिन्हित होते हैं, निकाले जाते हैं। तो यह वोट लेता कौन लिया? भारतीय जनता पार्टी लिया। भारतीय जनता पार्टी ने वहां मतदान लेने का काम किया, वोट लेने का काम किया, और उनको संरक्षण बांग्लादेशी को देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। जो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गुजरात से आते हैं और उनके संरक्षण में वहां फल फूल रहे हैं बांग्लादेशी, तो इनकी कथनी और करनी जो है ये बात स्पष्ट रूप से जिस तरह की बात करते हैं, ये बात असंवैधानिक करते हैं और जनहित की बात नहीं करता। आयुष जी देखिए, एसआईआर के मामले में आज दैनिक भास्कर में एक बड़ी खबर छपी है, 30 सेकंड हम इस पर आप कर लेंगे। खबर है कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर गर्दनी बाग पूर्वी सरिस्ताबाद में 22 ऐसे मतदाताओं का नाम जिनका निधन हो चुका है। इन 22 में 15 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। 1 अगस्त को जारी हुई मतदाता सूची के प्रारूप में इनका नाम देखकर परिजन चौंक गए। यह हाल है बिहार की राजधानी पटना का। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे बिहार में किस तरह से एसआईआर चुनाव आयोग के आदेशों के किस तरह से पालन किया है। इन सभी मृतकों का नाम पटना के दीघा विधानसभा बूथ नंबर 479 पर है। आप समझिए कि किस तरह से एसआईआर का धज्जी उड़ाया जा रहा है। एसआईआर के नाम पर हमारे अभी आरजेडी के साथी ने बड़ा स्पष्ट करने का काम किया कि आप बिहार वासियों को जो बिहार से बाहर कमाने गए हैं उनको भी आप बाहरी और रोहिंग्या और मुसलमान का दर्जा आप देने का काम कर रहे हैं, बांग्लादेशी दर्जा देने का काम कर रहे हैं, उनका भी मतदाता का अधिकार आप छीन लेने का काम कर दे रहे हैं। तो आप जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की नारा देने का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की माहौल बिहार में खराब करके चुनाव चाहती है, तो यह श्री अमित शाह जी की आज भाषण में दिखा कि घबराहट और घबराहट है। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी आने वाले चुनाव में बुरी तरह से परास्त होने जा रहे हैं। यह इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अमित शाह जी ने बोलते हैं, पूछते हैं, बोलो, जोर से बोलो। जब वहां के जनता कोई आवाज नहीं उठाती है अमित शाह जी की बात पर, जब एसआईआर रोहिंग्या और बांग्लादेशी को हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए, तो वहां की जनता नहीं बोलती है सभा में, बोलो तुम, जोर से बोलो। यह उनका हताश और निराश देश के गृह मंत्री से अमित शाह जी का देखिए, जनता हाँ बोली नहीं बोली ये तो खैर चुनावी परिणाम जो सामने आएंगे उसमें तय हो जाएगा। क्या दिखा रहे थे आप क्षितिज जी? मैं दिखा रहा था, मैं पूछना चाह रहा था घुसपैठिए कौन है? आप हमें बताइए कि किसको आप घुसपैठिए कर रहे हैं। ये सवाल बनता है और पूरे अपने बयान सवाल लाजमी, भाजपा के प्रवक्ता ने एक बार भी ये नहीं कहा। सवाल लाजमी है। अरे थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर लीजिए महोदय, उसमें कैन लिखा हुआ है। सॉरी, ये सवाल का जवाब लेंगे, आप सही से लिखिएगा तब ना। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो प्रत्यक्ष पूछा था उनसे, अगर बोलने पे भी नहीं सुने होंगे तो क्या लगता है, पता नहीं। चलिए सवाल का जवाब ले लेते हैं। राफिया आएंगे धर्मेंद्र जी आपके पास, थोड़ा सब्र रखिए। हम सीधे एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल का जवाब लेने चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। राफिया जी, कौन है घुसपैठिए? सवाल पूछ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल। अवैध रूप से भारतवर्ष में रहते हैं, ठीक है। भारतवर्ष में जिन कांग्रेस वाले लोगों ने ना जब से पनाह दे करके रखी है ना, तो उन सारे दीमकों को घुसपैठिए कहा गया है जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। तो उन सारे दीमकों को भारतीय जनता पार्टी चुन चुन करके बाहर करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की तरफ कोई आंख उठा करके दिखेगा ना तो उसके घर में घुस करके मारने का भी दम रखते हैं। और वो सर्जिकल स्ट्राइक, सिंदूर, उरी और बालाकोट, इनको याद आना चाहिए। और ये बार बार क्या सवाल पूछते रहते हैं, कहाँ गया आतंकवादी, कहाँ गया आतंकवादी। चलिए ठीक है, आपने कहा कि घुस के मारेंगे, भैया चलिए घुस के मारिएगा, हम सबको याद कर लिए, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपके जो गृह मंत्रालय ने जब दिसंबर 30 को ये कहा था कि हमारे पास घुसपैठिए का कोई डेटा नहीं है, तो गृह मंत्रालय क्या निकम्मी है या नहीं है? आप मानते हैं इस चीज को ना कि गृह मंत्रालय निकम्मी है कि उनके पास घुसपैठिए का कोई डेटा नहीं है? और अगर डेटा है तो प्रकाशित क्यों नहीं किया, जवाब क्यों नहीं दिया? और आपके वो गृह मंत्री कैसे कर रहे हैं जब डेटा ही नहीं है तो घुसपैठिए?
चलिए हम अब सीधे धर्मेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, चुनावी माहौल बनने लगा है, जहां एक तरफ आज मां सीता के मंदिर की आधारशिला रखी गई, भूमि पूजन किया गया है। साफ तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और तमाम विरोधी दल ये कह रहे हैं कि आप लोग ने राजनीति के तहत मां जानकी के मंदिर की आधारशिला रखी है और चुनाव से पहले ही आप लोगों को मंदिरों की याद आती है, ये भी कहा जा रहा है। हम आपके सवाल का जवाब लेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी पहुंचे थे। मां सीता के मंदिर की, भव्य मंदिर की भूमि पूजन की आधारशिला रखी गई और आज जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, कई तरह के आरोप लगाए गए विपक्षी दलों पर। हम धर्मेंद्र तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, साफ तौर पर कहा जा रहा विपक्षी दलों की ओर से कि फिर से आप लोग जैसे ही चुनाव आया मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू करने लगे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मां सीता का जन्म बिहार में हुआ है और हम सबों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि राम का मंदिर बना हमारे देश में, जहां उनका जन्म हुआ था। तो मां सीता का भी जहां जन्म हुआ वहां देर सवेर ही सही कम से कम मंदिर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य बातें हैं। रही चुनाव का माहौल है, आने वाला है चुनाव, तो उस चश्मे से इसको नहीं देखना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जो व्यवस्थाएं चल रही हैं सरकार की, अभी SIR पर बात हो रही है, तो हमारे यहाँ धीरे धीरे व्यवस्थाएं सही हो रही है। देश में जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र लोगों को देना पड़ता है, लेना पड़ता है। धीरे धीरे आधार कार्ड बना, वोटर ID बना। तो ये जो माहौल है, हमारे झारखंड में भी जब चुनाव था तो घुसपैठिए बांग्लादेशियों का मुद्दा आया था जी। और वो मुद्दा जब आया, हमारा जो न्यायालय है, हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। धीरे धीरे सबको, पक्ष हो या विपक्ष हो, इस तरह से बवंडर नहीं बनना चाहिए। यदि हमारे देश में, राज्य में घुसपैठिए हैं तो उन्हें चिन्हित करके जो भी कार्रवाई है देश हित में, राज्य हित में, समाज के हित में करनी चाहिए, न कि हम आरोप प्रत्यारोप करें और सरकारी जो डाटा है वो डाटा को निकालें। बिल्कुल ठीक। आप धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि आज मां सीता के मंदिर की आधारशिला रखी गई, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो संबोधन था उसे तो चुनावी बिगुल ही माना जा रहा है। देखिए, संबोधन तो चलते रहेंगे। हमारा समाज धर्म और अध्यात्म को लेकर के बना है। जो भी धर्म की राजनीति करेंगे, जो भी हमारे इस तरह की राजनीति करेंगे, समाज को बांटने की राजनीति करेंगे, जनता आजकल सब समझदार हो गई है आपके माध्यम से, और जनता शिक्षित होती जा रही है। जनता अभी अशिक्षित नहीं है। लोग अपना हित और अहित समझते हैं। जिस तरह की राजनीति हो रही है, मैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन हम लोग भी देख रहे हैं जिस तरह के जनप्रतिनिधि आ रहे हैं। बिल्कुल, और राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, खुलकर नाम लीजिए, उसमें नाम लेने में क्यों पीछे हटना है? देखिए, हमारा कहना यह है कि जिस तरह से लोग कार्य कर रहे हैं जनता सब समझती है, और वोट के समय में उसका उदाहरण अलग अलग राज्यों में आपने देखा है। तो विकास ही सर्वोपरि है, चाहे वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, और आप कल कारखाने की बात हो, सभी पर ध्यान जनता का है। और जनता सोच समझ करके, धर्म और जात पात से ऊपर उठ करके मानव धर्म को लेते हुए जनता वोट करेगी। इस तरह के जो भाषण है, इस तरह की बातें हैं, उसको जनता नकारेगी। चलिए हम आपके पास फिर आएंगे, लेकिन फिलहाल हम राष्ट्रीय जनता दल का रुख कर लेते हैं। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, कहना है साफ तौर पर वोट बैंक की राजनीति कर कर, धर्म जाति की राजनीति कर कर अगर कोई समाज को बांटेगा तो उसको जनता जवाब दे देगी। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे धर्मेंद्र भाई जी से हम बहुत इत्तेफाक रखते हैं। और बीजेपी को और मैं निवेदन करूंगा कि वापस से आप अकेले लड़ने का कोशिश कीजिए, नीतीश जी को बताइए, नहीं तो उनके चक्कर में आप भी डूब जाइएगा। क्योंकि धर्म की राजनीति कौन करता है, कौन धर्म के नाम पर कौन घुसपैठिए चिल्ला रहा था, आखिरकार घुसपैठिया किसको कह रहे? सवाल तो पूछ रहे भैया, सवाल का जवाब ही नहीं है आपके पास, किसी के पास। कि मैं पूछ रहा हूं, देखिए सिंपल उसमें आपके जनता को मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी मैं न्यूज़ 11 को दिखा सकता हूं कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो रांची में ही, मैंने रांची में ही देखा कि कई सारे ऐसे ऑटो चालक हैं जो थोड़े से भाई बता रहे हैं, सुनिए ना, जवाब देने का मौका मिलेगा। जब जवाब देने का मौका मिलता है तो आप जवाब नहीं देती हैं। अब जवाब, सवाल सोचिए, सुनिए। उनसे जब हमने पूछा कि आपने फॉर्म भरा, तो उन्होंने कहा कि मैं फॉर्म क्यों भरूंगा, अगर मेरे पास समय उतना नहीं है कि मैं 15 दिन जाऊं और जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उसको बिहार में जाकर के बनवा पाऊं।
क्यों? क्योंकि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध किस चीज का कर रहे हैं इसको सोचिए। हमने कहा वो टाइम ड्यूरेशन का हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं कि आप उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और पुराना वोटर आईडी कार्ड, ये सब चीजों को क्यों नहीं ऐड कर ले रहे हैं? और अगर ये सब चीजों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आधार कार्ड को तो आप अभी मान रहे हैं सारे बैंक में आधार कार्ड लिंक हो सकता है, पैन कार्ड में आधार कार्ड वो हो सकता है, सारे जगह आधार कार्ड, तो वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड क्यों नहीं हो सकता है? हमने इस चीजों का मांग कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं। हम टाइम ड्यूरेशन के लिए इसलिए कह रहे हैं क्यों? क्योंकि न्यूज चैनलों में ये दिखाया जाता है कि आपके बीएलओज कैसे खुद ही फॉर्म भर दे रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। हम इन चीजों का विरोध करते हैं। और राहुल गांधी जी से जब विपक्ष से जब पूछा गया था चुनाव आयोग के द्वारा कि आप किसी एक विधानसभा का उठाइए और हमें बताइए, राहुल गांधी जी का मुझे लगता है कि देश के तमाम युवाओं का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना चाहिए। बिल्कुल जिस सही तरह बात है से कि उन्होंने मतलब जिसके ब्रीफिंग पास किया इतना है, टाइम है, लेकिन जिस एक सवाल तो ऐसे में उठेगा ना क्षितिज जी। सवाल यह है कि जो एक जिम्मेदार वोटर होगा, वोटर लिस्ट में अपना नाम जाकर जुड़वाए, पहला कदम तो उसे उठाना होगा ताकि मताधिकार का वो प्रयोग कर सके। देखिए, जो वोटर जिम्मेदार वोटर होगा वो जाकर के जुड़वाएगा। अब मैं सही कह रहा हूं, लेकिन क्या आप आधार कार्ड को नहीं रख सकते थे? यहां से वो जाते, और यहां से जाते भी नहीं, ऑनलाइन किसी कैफे में जाकर के आधार कार्ड दिखाते और उनका भी नाम जुड़ जाता। हम तो कह रहे हैं चलिए ठीक है, वो भी मानते हैं हम, लेकिन आप आधार कार्ड क्यों नहीं जोड़ लिए? आप राशन कार्ड को क्यों नहीं जोड़ लिए? आप वैसे दस्तावेज क्यों रखे जो बिहार के कम से कम मुझे लगता है केवल 25 से 30% लोगों के पास ही वो दस्तावेज है, पूरे लोगों के पास नहीं है। अभी तो आपने सिर्फ फॉर्म भरवाया है, दस्तावेज जमा करना बाकी है, तब पता चलेगा कि आखिर कितने लोग रह गए हैं। आपके बीएलओज का वीडियोज आता है क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है कि इतने दिनों में उनको पूरा करना था। आप जब चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का, हमारे नेता ने कहा है उसी समय से ये प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और क्यों आखिर इतना कम समय रखा गया? मैं राहुल गांधी जी का बात कर रहा था। मैं युवाओं को अपना हक और अधिकार के लिए वो वीडियोस देखना चाहिए। और दुर्भाग्य का बात है जब ब्रीफिंग करते हैं राहुल गांधी जी, इसके बाद भी चुनाव आयोग उसको प्रमाणित करने की। भाई हम तो सवाल पूछ दिए ना, हम विपक्ष, हम सवाल पूछे, हम आपको बताएं कि यहां यहां त्रुटियां हैं, तो आप उसकी जांच करवाइए। चुनाव आयोग का कार्य है, वो जांच करवाइए। और ये बीजेपी का है उछलने लगता है। आप सार्वजनिक तौर जी क्यों ठीक है, सुन लीजिए क्षितिज जी, जब आप सार्वजनिक तौर पर कहने में पीछे नहीं हट रहे हैं तो कागजी प्रक्रिया से किस प्रकार का भय है? आप देखिए, शपथ पत्र पर साइन क्यों नहीं करते राहुल गांधी? नहीं, आप बताइए। हम पूरे सबके सामने हमने सवाल पूछा है, आखिरकार शपथ पत्र पर क्यों साइन करेंगे? हमारा विपक्ष का सवाल है। हमारे ये जनता, देखिए बीच में राफिया जी बीच में मत बोलो, बस तुरंत आ रहे हैं आपके पास। देखिए ये जनता, देखिए ये सवाल जनता को क्या नहीं जानना चाहिए था कि एक ही आदमी का 20-20 जगह पर आईडी है? क्या नहीं जानना चाहिए था? क्या जनता को नहीं जानना चाहिए था कि आखिर कैसे हो रहा है? मरे हुए लोगों को किस प्रकार से आईडी बना दिया जा रही, कैसे हो रहा है? और अगर ये चीज हमने उठाया तो चुनाव आयोग को इस बात पर राहुल गांधी जी की पीठ थपथपाना चाहिए कि चलिए आप त्रुटियों को पकड़े हैं, तो मतलब आप भी मान रहे हैं कि देश में एसआईआर जरूरी है? मान रहे हैं इस बात को? हम मानते हैं एसआईआर देश में जरूरत है, लेकिन आधार कार्ड को भी जोड़ना पड़ेगा, आपको राशन कार्ड को भी जोड़ना पड़ेगा, आपको वोटर आईडी पुराना कार्ड को भी जोड़ना पड़ेगा, आपको सारी चीजों को जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण 2003 में एसआईआर हुए थे, मानना पड़ेगा, ये कहना है ये सारी चीजें। चलिए हम भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। देखिए, एसआईआर का विरोध नहीं हो रहा है राफिया जी, विरोध इस बात का हो रहा है कि जो 11 कागजात और 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सजेशन दिया है चुनाव आयोग को कि आधार कार्ड को भी आप नागरिकता का प्रमाण मान सकते हैं। तो जो विपक्ष कह रहा है उस बात को मानने में दिक्कत कहां हो रही है कि आधार कार्ड को भी एक प्रमाण माना जा सके? को साइन करने में दिक्कत कहां हो रही है? विपक्ष को भारत की जब सुरक्षा की बात की जाती है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? विपक्ष को पेट में दर्द क्यों होता है जब देश की आंतरिक जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी, उसको हम लोग सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि देश के अंदर देश के नागरिकों के हक और अधिकारों के हनन ना हो। इसके साथ साथ हमारे जो देश के नागरिक है वो सेफ रहे। क्या पता बांग्लादेश से घुस बैठिए या फिर कई और देश से आए हुए घुस बैठिए, हमारे देश को हार्म पहुंचाए। क्या पता अजमल कसाब जैसा कोई निकल जाए। क्या ये लोग चाहते हैं कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए जैसे ये लोग वीआईपी ट्रीटमेंट देते थे? अगर नहीं चाहते तो इन्हें
साथ में आवाज मिलाना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने जितनी भी बात कही मुझे यही समझ में आया कि ये बांग्लादेशियों के फेवर में है। आप सोचिए ना, अपने देशवासियों के फेवर के लिए कितना लड़ते हैं। झारखंडी तो एक एग्जाम्पल है, ये लोग अपने सीट के लिए लड़ाई करते रहते हैं। क्या कभी झारखंड वासियों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई करते हैं? क्या कभी झारखंड वासियों के सन्ना धर्म कोड के लिए लड़ाई करते हैं? क्या कभी यहाँ सुरक्षा के लिए लड़ाई करते हैं? राफिया जी विपक्ष में है, वो सवाल उठाएंगे और उनका फर्ज है सवाल उठाना। आ जाए, ये लोग चाहते हैं कि बिहार में वापस से गुंडा आ जाए, वापस से शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाए, वापस से बेटियों के साथ छिनताई और बेटियों के साथ बलात्कार की मामला बढ़ जाए। ये लोग ये चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि सोफा सेट फिर किसी नेता, फिर किसी आरजेडी के नेता के बेटे की शादी हो। आपका कहना है कि क्राइम वही लोग कर रहे हैं जो अधिकृत तौर पर वोटर नहीं है, आप ये समझाना चाह रहे हैं? मैं एक ही बात जानती हूँ और मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि मोदी जी का यही कहना है, अमित शाह जी का यही कहना है कि हमारे देश में जो अवैध रूप से बाहर से घुसपैठ किए हैं, उन सारे घुसपैठियों को चुन चुन करके देश से बाहर किया जाए, उनके देश वापस भेजा जाए, उनके देश वापस भेजा जाए, ताकि वो अपने देश में अमन चैन से रहे। हमारे देश में क्यों वो घुसे हैं असंवैधानिक रूप से? अच्छा चलिए एक और सवाल का जवाब ले लेते हैं। देखिए बहुत सारे लोग जो है बहुत तरह के सवाल उठा रहे हैं, वक्त की पाबंदी है, चूंकि एक छोटे से सवाल का जवाब दे दिया राफिया जी। जब सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता क्यों दे रहे हैं? तो फिर खलबली ये आरजेडी और इनकी इंडिया अलायंस को क्यों हो रही है? इंडिया अलायंस को तो खलबली नहीं होनी चाहिए, इनको तो बेचैनी नहीं होनी चाहिए। जब देश की सुरक्षा की बात मन से अमित शाह कहते हैं, जब हम कहते हैं कि हर के घर में घुस के मारेंगे जो हमारे देश की तरफ आंख उठा करके देगा, इनके पेट में क्यों दर्द हो जाता है? इन्हें तो हाथ पीछे हट गए मिलाना चाहिए, ताकि देश की सुरक्षा हो। वक्त की पाबंदी, सरेंडर कर दिए भाई, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। सौंप देना चाहिए कि दिमाग खोखला करते जाए और हमारे देश को खा जाए। ये वो चाहते हैं क्या? इन्हें क्यों दर्द होता है पेट में जब हम बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं, जब हम सिंदूर की बात करते हैं? ये हमारे सैनिकों के शौर्य पे क्यों शक करते हैं? जब हम बात करते हैं बालाकोट की, जब हम बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, तो इनके पेट में क्यों दर्द होता है? इन्हें क्यों तकलीफ होती है सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर? कभी पुलवामा पर भी जवाब दे दीजिए। राफिया जी हम फिलहाल लौटेंगे, आपके पास आएंगे, कुछ और सवालों के जवाब आपसे लिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक से लौटने के बाद हम कांग्रेस का रुख करेंगे और ये सवाल पूछेंगे कि जो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयान पर जवाब दिया है, उस पर अब कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। आज सीतामढ़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है और साफ तौर पर एसआईआर को घुसपैठ से जोड़ते हुए लगातार कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पर यह आरोप लगाया कि एसआईआर से ये इसलिए डरते हैं, इन्हें डर लगता है कि घुसपैठियों का साथ चला जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी का रुख कर लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो पूछा गया था राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग से, उसका जवाब आ गया है सुनील जी। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे राहुल गांधी, वो पुरानी स्क्रिप्ट थी, उन त्रुटियों को दुरुस्त कर लिया गया है। अब उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने एक गाना जारी किया है वोट चोरी को लेकर। इन तमाम आरोपों पर और जो तमाम पलटवार आया है, इस पर क्या कहिएगा? आयुष जी, निश्चित तौर पर श्री राहुल गांधी जी देश के हमारे लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं और लगातार 2004 से आज 2025 में भारतीय लोकसभा का सदस्य के रूप में वो एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्होंने जो प्रश्न रखा है और चुनाव आयोग के समक्ष रखा है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव आयोग के साथ किस तरह का संबंध है। दोनों के बीच में अपना बहुत क्लोज मौसेरा भाई का संबंध है, या श्री अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत नेता जो हैं, क्या वो भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता हैं? प्रवक्ता के रूप में वो कांग्रेस पार्टी से प्रश्न करने का काम कर रहे हैं। आप बोलते हैं जवाब देने के लिए, जो लोकसभा का नेता है, जो लोकसभा के प्रतिपक्ष का नेता है, जो संसदीय दल का नेता श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने सबूत के साथ में देशवासियों के साथ पीसी करके बात रखने का काम किया है। आपने चुनाव आयोग ने सारी डिजिटल को उड़ा दिया। आपने खाली मैनुअल रखा हुआ है, जितना भी डिजिटल के माध्यम से आपका रिकॉर्डिंग था, टोटल रिकॉर्डिंग को आपने खत्म कर दिया। आप देश को बताइए,
आप जो राहुल गांधी जी ने जो आपके एक लोकसभा के बंगलोर के एक लोकसभा का एक विधानसभा का बहुत मुश्किल से सारी सबूत को प्रस्तुत करके देशवासियों और चुनाव आयोग को देश के समक्ष रखने का काम किए हैं कि चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी किस तरह से वोट का चोरी करने का काम कर रहे हैं और सत्ता के करीब बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए आयुष जी, इसका बहुत सा उदाहरण है। आप देखिए कि हमने बताया कि बिहार की धरती पर, धरातल पर एक भी शब्द उन्होंने, अमित शाह जी ने विकास की बात नहीं कही। मैं कुछ डाटा आपको बताता हूं, बिहार के जनता के संबंध में बात रखना चाहता हूं कि गुजरात में ही बुलेट ट्रेन गुजरात अहमदाबाद से मुंबई के लिए सारा विदेशी निवेश कहां हुआ? गुजरात में। लेकिन आज तक मोदी जी ने बिहार की धरती पर एक भी उद्योग लगाने का काम नहीं किया। मोदी जी ने क्या किया? बिहार के मजदूरों के लिए ट्रेन खोलवा दिया ताकि पूरे देश में वहां से जाके प्लान करके काम करे और काम करके अपमानित होने का पूरे देश में बिहार के मजदूर काम करे। लेकिन उद्योग कहां लगेगा? गुजरात में। सब कुछ कहां लगेगा? गुजरात में। बिहार में कुछ नहीं लगेगा। बिहार में जो वादा किए उसका भी उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। उन्होंने घोषणा किया था विशेष राज्य की दर्जा, 11 साल हो गया, 2014 में अभी तक नहीं मिला। 2014 में मोतिहारी बंद चीनी मिल को खोलने की बात कही थी, वो भी जुमला साबित हुआ। 2015 में पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण की बात कही थी, वो भी जुमला साबित हुआ। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा देने की बात कही थी 2015 में, वो भी जुमला साबित हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग की पैकेज की वादा किया था, 27 अधूरी है और 17 का डीआरपी ही नहीं बना। मुजफ्फरपुर पताही एयरपोर्ट निर्माण में भी वही जुमला साबित हुआ, एक भी ईटा आयुष जी नहीं जुड़ा। दरभंगा एम्स में एक भी ईटा नहीं जुड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। 2015 में आरा के वीर कुंवर सिंह मैदान से मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ बिहार वासियों को देने की बात कही थी, वो भी जुमला साबित हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा देने की बात कही थी, वो भी जुमला साबित हुआ। और जो सरकार में है उनसे सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो। और सीधे तौर पर अब हम नया अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। राहुल गांधी ने जो तमाम आरोप लगाए थे उस पर जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने यह कहा है कि उनके आरोप, उनके बयान जैसे पुराने बोतल में नई शराब, घिसी पिटी बातों को दोहराते रहते हैं। और वो त्रुटियां कब की सुधार ली गई थी, लेकिन राहुल गांधी उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। हम रुक कर रहे धर्मेंद्र तिवारी जी का। धर्मेंद्र जी, अब देखिए तमाम तरह के आरोप आप लोगों पर भी लग रहे हैं। बिहार की बात है, बिहार में क्या आप लोगों ने किया, ये पूछा गया है सुनील सिंह जी की ओर से, बताइए। देखिए, बिहार में जो कार्य हुए हैं, हमारे भाई बता रहे थे चीनी मिलों के बारे में। जो चीनी मिल बंद हुई थी, इन्हीं के रीजन में बंद हुई थी, जो इनकी सहयोग की सरकार थी आरजेडी की, तभी मिलें बंद हुई थी। विकास का जो गति है धीरे धीरे पटरी पर आया है। जिस तरह से तितर बितर राज्य की व्यवस्था, कानून व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था हो, सब सुदृढ़ हुई है और धीरे धीरे बहुत बड़ा विकास। लेकिन उद्योग की यदि हम बात करते हैं तो उद्योग का भी सारा सेटअप तैयार है। आज बहुत सारे उद्योग बिहार में लग रहे हैं, चाहे वो पटना के पास आप देख लीजिए, चाहे बक्सर के पास देख लीजिए, चाहे मुजफ्फरपुर के पास देख लीजिए, कि जो उद्यमी हैं बाहर से आ रहे हैं, बिहार के ही उद्यमी आ करके, और अभी 6 एथेनॉल प्लांट हमारे बिहार में ही लगे, तो राज्य सरकार के सहयोग से ही लगे हैं। कोको कोला की फैक्ट्री लगी, आटा से लेकर के जो खाने की वस्तुएं हैं। देखिए, आटा मिल को आप उद्योग मतलब लोगों, किसान की बात हम कर रहे हैं। किस तरह से हमारे यहाँ जो मिलें हैं बंद हो गई थी, राइस मिलें, धीरे धीरे राइस मिलें अभी अलग तरीके से आ रही हैं। थे मिथिलांचल के इलाके में और इधर सीमांचल के इलाकों में सब बंद हो गए। देखिए अभी क्या है, आपको धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, रोड्स डेवलप हुए हैं, बिजली की व्यवस्था सही हुई है, एजुकेशन की व्यवस्था सही हुई है, तो धीरे धीरे सिस्टम जो तितर बितर था उसको सही किया सरकार ने। और सरकार आने वाले समय में, जनता जान रही, आने वाले समय में आपको सब कुछ दिखेगा। चलिए, आने वाले समय में सब कुछ दिखेगा। एक आखिरी फाइनल कमेंट ले लेते हैं हम राष्ट्रीय जनता दल से। क्षितिज जी, देखिए आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक और नोटिस भेज दिया तेजस्वी यादव को, फर्जी वोटर आईडी कार्ड को लेकर जवाब मांगा गया। आप क्या कहिएगा? नहीं, फर्जी वोटर आईडी कार्ड पर जवाब जब मांगा गया है तो चुनाव आयोग से तो पूछ रहे हैं हम।
आखिरकार दो वोटर आईडी कार्ड कैसे बन गए? और तेजस्वी यादव जी ने अपने पुराने लेकिन चुनाव आयोग ने तो साफ तौर पर आज ही कहा है कि हमने तो वो वोटर आईडी कार्ड जारी नहीं किया, आपने कहां छपवा लिया? क्या वो पुराना वोटर आईडी कार्ड उन्होंने जारी नहीं किया? वो दिखाया, ऐसा नहीं होता है। वो पुराने वोटर आईडी कार्ड के नंबर, अब चुनाव आयोग जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं वही कह रहा है कि हमने करवाया है। उसको जवाब करारा, उन्होंने सवाल पूछा, जवाब करारा दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। उन्होंने तो अभी लग रहा है कि जैसे सत्ता पक्ष की तरफ चुनाव आयोग बोतल और दारू समझा रहे हैं, जिस प्रकार से हमें लग रहा है कि वो भी विपक्ष एकदम खुल करके विपक्ष में आ गए। आप बोतल और दारू समझाएंगे? आप वो होकर के अगर कोई सवाल नहीं, अगर कोई सवाल आपसे पूछेगा तो आप जवाब दीजिए, बयानों को बोतल और दारू नहीं समझाएंगे आप। पुरानी बोतल में नई शराब, उसके पीछे तर्क है। चुनाव आयोग ने उसका बाकायदा पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप ये उन्होंने क्या कहा ये तो सुन लीजिए, क्या तर्क था? राजनीतिक है चुनाव आयोग को, तर्क तो सुन लीजिए, पुराने हैं। क्षितिज जी, तर्क क्या था ये सुन लीजिए। साल 2018 में इसी तरह के सेम स्क्रिप्ट को दोहराया गया था तत्कालीन मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की ओर से। अब उसी को देखते हुए ये कहा गया है कि बोतल वही पुरानी है, बस शराब बदल गया है। तो क्या उस उन्होंने जो दिखाया है वो मैं अभी का नहीं कह रहा हूं, तो क्या लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा गया? क्या चुनावें लड़ी गई थी ना? आखिरकार ये बना क्यों था? पूर्व की ही बात करते चलिए। पूर्व में ही चुनाव, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा क्या राहुल गांधी जी ने कि नहीं, अभी का मैं बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये त्रुटियां होती है, इन पर ध्यान। अच्छा, लेकिन एक सवाल और है इसके पीछे, अगर आप कह रहे हैं त्रुटियां होती है तो यह सवाल यह है कि हर चुनाव से पहले जब मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य किया जाता है, वोटर लिस्ट बकायदा हर राजनीतिक दल को सौंपा जाता है। क्या उस वक्त आप लोगों को फुर्सत नहीं थी? आप उसका भी जवाब दिया उन्होंने। इतना लंबा कार्यालय में रखा हुआ था भाई, इतना लंबा। आप डिजिटल वोटर लिस्ट हमें दे दीजिए। देखिए, मतलब अब राजनीतिक पार्टियों के पास फुर्सत नहीं है कि उसको पढ़ लिया जाए। हम तो कह रहे हैं कि डिजिटल दीजिए। अच्छा, डिजिटल देने में क्या दिक्कत है? सब कुछ तो मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, तो हम भी उसी डिजिटल इंडिया का पक्ष में है। आप डिजिटल वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं, वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे देते हैं? हम मांग रहे हैं ना, मांग कर रहे हैं। आप उसको चुनाव आयोग नहीं देते और चुनाव आयोग राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए उतर जाती है, वो दूसरी बात है। हमारे भाई कह रहे थे अभी उद्योग लगे हैं, हमें नहीं पता है सर उद्योग कहां लगे हैं। हमने तो वही देखा है कि युवा वहां पर जब अपनी मांग कर रहे थे, देखिए उद्योग कहां लगे हैं और उन पर तमाम तरह के सवाल जो एसआईआर को लेकर उठाए जा रहे हैं, घुसपैठिया को मुद्दा बनाया जा रहा है और मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव आयोग को। और सीधे तौर पर आज चुनाव आयोग ने यह कह दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने जो वोटर आईडी कार्ड दिखाया था पूरी तरह से फर्जी है, चुनाव आयोग ने उसे जारी नहीं किया है, जिसे लेकर 16 तारीख के शाम 5 बजे तक उनसे जवाब दाखिल करने को कहा गया है। फिलहाल हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से धर्मेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए थे। धर्मेंद्र जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।